आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शुरुआत कर रहे हैं मुंबई से ही आई आज बड़ी खबर के साथ। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुई रिया चक्रवर्ती की दूसरी बार जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। उनके साथ उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और बाकी 4 की भी जमानत अर्जी खारिज हुई है। रिया चक्रवर्ती को अभी और कुछ दिन जेल में गुजारने होंगे। सत्र अदालत ने रिया चक्रवर्ती के साथ ही भाई शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, जयद विलात्रा और अब्देल बासित परिहार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। एनसीबी के मुताबिक मामले में लगी एनडीपीएस की धारा 27A की भूमिका अहम है। 27A अपराध के लिए वित्तीय मदद से जुड़ी धारा है। परचेसिंग और फाइनेंसिंग में डिफरेंस है और वो ग्राउंड पे शी इज एंटाइटल्ड फॉर कॉन्स्पिरेसी इवन, और वो ये 2 ग्राउंड बनते हैं, इसलिए बेल रिजेक्ट हुआ। सुशांत सिंह राजपूत संदिग्ध मौत की जांच के दौरान आए ड्रग्स एंगल के तहत अब तक कुल 10 गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे पहले पकड़े गए करण और अब्बास की जमानत पहले दिन ही हो गई थी, पर अनुज केशवानी की गिरफ्तारी के बाद मामला संगीन हो गया, क्योंकि उसके पास से गांजा के साथ चरस और LSD जैसे ड्रग्स भी बरामद हुए थे। अनुज केशवानी जो एक्यूज है, उसके अरेस्ट होने के बाद उसके पास से कॉन्ट्राबैंड आर्टिकल मिलने की वजह से और कुछ फाइनेंस पैसे भी वगैरह मिलने की वजह से उसके अंदर सेक्शन 27 अट्रैक्ट किया गया। रिया चक्रवर्ती की तरफ से दलील दी गई थी कि उनके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है और ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े होने के कोई पुख्ता सबूत भी एनसीबी दे नहीं पाई है, इसलिए उन्हें जमानत पाने का अधिकार है। लेकिन अदालत ने ये दलील खारिज कर दी। और तो और जिनके ऊपर 27A की धारा नहीं लगी है, उन पर भी एनसीबी ने धारा 29 लगाकर सभी को ड्रग्स सिंडिकेट में साजिश का आरोपी बनाया है। 8 सितंबर को जब रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई और शाम को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई, तो लगा कि उसी दिन उनकी जमानत हो जाएगी। लेकिन मजिस्ट्रेट ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया और रिया चक्रवर्ती को जेल जाना पड़ा। अब सेशन कोर्ट ने भी रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी खारिज कर एक बड़ा झटका दिया है। मतलब ये कि रिया चक्रवर्ती को अभी कुछ दिन और जेल में गुजारने होंगे। मुंबई से कैमरामैन संतोष के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और आज कंगना रनौत से भी जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। मुंबई क्राइम ब्रांच अब कंगना के ड्रग्स लिंक की जांच करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर इस मामले की जांच करने के लिए कहा है। दरअसल 2016 में शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि कंगना ड्रग्स लेती थी और उन्हें भी ड्रग्स देना चाहती थी। इसी अखबार की कटिंग के साथ शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने गृह मंत्री अनिल देशमुख से शिकायत की थी। देशमुख ने विधानसभा के पटल पर इस मुद्दे की जांच का भरोसा दिया था। इधर कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी से जुड़े ड्रग्स मामले में पुलिस लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। रागिनी की गिरफ्तारी के फौरन बाद अभिनेत्री संजना की गिरफ्तारी हुई, जिन्होंने आज डोप टेस्ट को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि बाद में वो इसके लिए तैयार भी हो गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्हें धोखे से गिरफ्तार किया। संजना गलरानी डोप टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस टेस्ट से पता चलता है कि शरीर में कौन सा ड्रग्स कितनी मात्रा में है। मैंने कुछ नहीं किया है। पुलिस पर मेरा भरोसा नहीं रहा। मैं हाथ जोड़कर आपसे कह रही हूँ, आप लोगों ने मुझे अरेस्ट क्यों किया ये भी मुझे नहीं पता। मीडिया से मुझे बचाने की बात कहकर आप मुझे लेकर आए, लेकिन अब ये टेस्ट देने को कह रहे हैं। मैं कैसे भरोसा करूँ? कन्नड़ा फिल्म जगत में ड्रग्स के कारोबार की जांच कर रहे क्राइम ब्रांच ने अब कन्नड़ा फिल्मों के एक डिस्ट्रीब्यूटर संबर्गी को सम्मन भेजा है। कन्नड़ा फिल्म उद्योग भी इस मामले के सामने आने के बाद सदमे में है। सही कह रहा हूँ, मैं स्तब्ध हूँ, पहली बार सुन रहा हूँ। एक तरफ फिल्म जगत पर पुलिस की दबिश बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ बड़ी तादाद में ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के कारोबार की जांच पुलिस फिल्मी अंदाज में करती दिख रही है। इसमें एक्शन है, ड्रामा है और सस्पेंस भी। हालांकि जांच का क्लाइमेक्स अभी बाकी है, क्योंकि पुलिस अब तक ये तय नहीं कर पाई है, ना पुलिस इस बारे में कुछ बता रही है कि आखिर इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड कौन है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की जमीन पर बनी 48,000 झुग्गियों को 3 महीने के अंदर हटने के लिए कहा है और अब इसके बाद रेलवे ने इन झुग्गी वालों को नोटिस दिया है ताकि वहां से वो हटें। ये नोटिस आते ही और बीजेपी, आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर गरीबों को हटाने का आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
तुगलकाबाद रेल पटरियों के किनारे बनी इस झुग्गी में चित्रा देवी सालों से रहती हैं। 3 दिन पहले अचानक इस तरह का एक नोटिस झुग्गी के बाहर चिपका मिला। नोटिस का फटा हिस्सा हाथों में है, लेकिन पूरी तरह उजड़ने का अंदेशा इनको परेशान कर रहा है। चित्रा जी, एक नोटिस कहा जा रहा है 8 तारीख को लगाया था। तो जब ये नोटिस लगाया था तो क्या बोला गया था? ये सर बोले थे कि ये झुग्गी 3 दिन में अगर नहीं खाली करोगे तो सामान इसी में दाब देंगे तोड़ के, यहाँ से हट जाओ। हम लोग 4 दिन से खाने पीना पड़ रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ कुछ नहीं है, कहीं यानी टेंशन की वजह से न नहा धो रहे हैं न कुछ कर रहे हैं, पानी का सुविधा नहीं है, लेटरिन वो हर जाता, पुलिस परेशान करती है, मरती है, आधा लेटरिन करते भगते हैं। इधर में पानी नहीं मिलता है, उधर चोरी से पानी पीते हैं, लेटरिन नहीं करने का मिलता है, इधर पानी की परेशानी होता है। हम लोग 40 साल से ऊपर रह रहे हैं, 40 साल से ऊपर, 50 साल से सारा राशन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ है। मोदी जी कहे हैं कि जहे झुग्गी तहे मकान। जो नेता आते हैं कहते हैं पानी का सुविधा दे देंगे, मीटर बैठा देंगे, सब कुछ दे देंगे, कहीं कुछ नहीं करते हैं, जीत लेते हैं। तो इस तरह का नोटिस पाने वालों में हजरा बेगम भी शामिल हैं। जहां झुग्गी वहां मकान का सपना संजोए वो सुकून से रह रही थीं, लेकिन अब इस नोटिस ने उनकी भी नींद उड़ा रखी है। हजरा जी, एक बात बताइएगा, कितने साल से आप यहाँ पर रहते? 94 साल हो गए साहब रहते हुए। हमारे बुढ़ा बुढ़ी को यहीं शादी होके आई थी, बेटी बन के आई थी, बहू बनकर। जब तो इन्होंने रेलवे वालों ने कुछ बोला नहीं था, माई बाप सरकार, मोदी जी ने या किसी ने, आखिर तुम प्रधानमंत्री हो हमारे, हम लोगों को आप उजाड़ोगे। हमने गरीबों ने कतरा करके मजदूरी करके मकान बनाया, उधर लॉकडाउन लग गया, हमारे पर न पैसा है न रुपया, रांड विधवा बच्चे हैं, कोई किसी पे लूला है, कोई लंगड़ा है, किसी पे कुछ नहीं है, नहीं देगा। जब रेलवे ने क्यों नहीं कहा था हम लोगों से यहाँ झुग्गी मत बनाओ, यहाँ नहीं बनेगी। तुगलकाबाद के इस इलाके में करीब 300 से ज्यादा अवैध झुग्गियां पटरी के नजदीक बनी हैं। लेकिन नोटिस मिलते ही बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तीनों ही पार्टियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के नेता सदन रामवीर बिदुड़ी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा के बीच ट्विटर वार छिड़ गया है, जबकि कांग्रेस के नेता अजय माकन ने दिल्ली सरकार और रेलवे पर गुमराह करने का आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट को कौन बताएगा? ना तो मैं वहां पे था, ना मेरा कोई नुमाइंदा वहां पे था, ना वकील झुग्गी वालों का वहां पे था। वहां पे कौन थे? वहां पे दिल्ली सरकार के नुमाइंदे थे, वहां पे रेलवे के नुमाइंदे थे। तो क्या दिल्ली सरकार और रेलवे के नुमाइंदों का फर्ज नहीं बनता था कि वो उनको बताएं सुप्रीम कोर्ट को कि प्रोटोकॉल ये तय हो चुका है? और रेलवे ने उस प्रोटोकॉल को हामी भरी थी। इसी वजह से रेलवे ने अजय माकन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में केस डबल बेंच से हारने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। और प्रोटोकॉल को दिल्ली सरकार ने ये कह करके बनाया कि ये डबल बेंच हाई कोर्ट जस्टिस मुरलीधर की जजमेंट के बेसिस के ऊपर हम लोगों ने इस कोर्ट के आदेश के तहत कि हम प्रोटोकॉल बना रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, आइडेंटिफाई करके उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, फिर डेमोलिशन किया जाएगा। तो कोर्ट को कोई बताएगा तो सही। दिल्ली में रेल पटरियों की 60 जगहों पर 48,000 अवैध झुग्गियां बनी हैं, जहां सालों से लोग रहते आए हैं। अब रेल मंत्रालय दिल्ली सरकार के साथ मिलकर इन झुग्गियों को खाली करवाने के लिए रणनीति बना रहा है। कल एक मीटिंग हुई थी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवे और जो दिल्ली गवर्नमेंट के मंत्री जी हैं सत्येंद्र कुमार जैन जी के बीच, और आज ही एक बहुत ही डिटेल मीटिंग हुई है जो नॉर्दर्न रेलवे के अधिकारी हैं और दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, और उस पे है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसको रेलवे और दिल्ली गवर्नमेंट मिलके उसको इम्प्लीमेंट करेगी। तीनों ही राजनीतिक पार्टियों ने विधानसभा चुनाव में झुग्गी के बदले फ्लैट देने का वादा किया था। करीब 16,000 गरीबों के फ्लैट तैयार भी हैं, लेकिन सालों से उनका आवंटन ही नहीं हो पाया है। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में 40% आबादी अनाधिकृत कॉलोनियों में रहती है और इस पर जमकर राजनीति भी होती है। ऐसे में झुग्गी वालों को बिना पुनर्वास किए हटाना रेलवे के लिए खासा चुनौती भरा काम है। दिल्ली से अक्षय डोंगरे और आशीष भार्गव के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर भी आज से मेट्रो सेवा शुरू हो गई है। सिर्फ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर अब सभी लाइन पर मेट्रो सेवा शुरू हो गई है। कल से मेट्रो का परिचालन पहले की तरह होगा, यानी कल से मेट्रो दिन भर चलेगी पहले की तरह। कोविड की वजह से कई महीनों तक मेट्रो और कई चीजें बंद रही थी। दिल्ली में अब धीरे धीरे पूरी तरह से अनलॉकिंग हो रही है।
और अब खबर महाराष्ट्र के बीड जिले से, जहां महिलाओं के साथ होने वाली वारदातों में बढ़ोतरी हुई है। दहेज की वजह से 9 महिलाओं को इस साल में अब तक मारा गया है। कई महिलाओं के साथ मारपीट और इसी तरह की दूसरी वारदातें भी हुई हैं। सोहित मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। बीड के पर्ली तालुका में रहने वाले मनोहर काल एक किसान हैं। सूखाग्रस्त बीड में बड़ी मुश्किल से अपना घर का गुजारा करते हैं, पर फिर भी अपनी बेटी मनीषा की शादी के लिए पिता ने जो कुछ पैसे थे उसे दहेज के रूप में दिया। अपनी बेटी की शादी एक शिक्षक से करवाने के बावजूद पिता ने 15 तोला सोना का इंतजाम किया, पर शादी के कुछ महीने बाद ही ससुराल वालों ने बेटी पर दबाव डालकर बाइक के लिए 2 लाख रुपए की व्यवस्था करने की मांग की। लॉकडाउन में परिवार के पास पैसे नहीं बचे थे। इनकी बेटी को ससुराल में सताए जाने लगा। फिर एक दिन मनीषा की मौत की खबर आई। मनीषा की मौत को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई, पर पुलिस की पूछताछ के बाद आरोपी ने हत्या की बात कबूली। लग्न आता 14 महीने झालेलं होतं लग्न होऊन। शादी से पहले भी मेरे सर पर कर्ज था। शादी के कुछ महीनों बाद ही मेरी बेटी बार बार फोन कर बता रही थी कि परिवार वाले बाइक और अंगूठी के लिए 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मला ते 1-2 लाख रुपये गाडी घ्यायला आणि एक अंगठीसाठी काही करा म्हणजे एवढी घेऊन द्यात मला ह्याच्यात। मी या अडचणीमुळे देऊ शकलो नाही बघा। मनीषा जगन्नाथ आचार्य 22 साल की नवविवाहित महिला मनीषा को उसके सास, ससुर और पति ने शारीरिक और मानसिक परेशानी दी और उसकी हत्या की। इन तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। खून केला त्या खुनाप्रमाणे 302 गुन्हा दाखल करण्यात आला। बीड के ही गन्ना मजदूर बाबूराव राठौड़ ने अपनी बेटी वंदना की शादी 4 महीने पहले करवाई थी, पर 4 महीनों के भीतर ही लड़के वालों के परिवार की तरफ से ट्रैक्टर खरीदने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की गई। लड़की के पिता ने पैसे की कमी और घर की परिस्थिति समझाने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। वंदना का शव कुएं में मिला। मैंने मेरी बेटी को दहेज की वजह से खोया है। शादी के समय भी पैसे दिए और उसके बावजूद लगातार पैसे की मांग की जा रही थी। चांगलं लग्न करून दिलं तर त्रास खूप होते त्याला। हमारी 5 बेटियां हैं, पैसे हमारे पास बचे नहीं थे। बेटी का फोन आ रहा था तो कहते थे लॉकडाउन खत्म होने दो, कुछ इंतजाम करते हैं। इससे पहले भी हमने पैसे दिए थे। त्रास म्हणलो तर आम्ही म्हणलं आमची गरीबी आहे, 5 पोरीत लग्न केलं, तुला हुंडाई दिलं ना, आता कुठून द्यायचं आम्ही, तरी पण आम्ही देत होतो। थांब म्हणलं 4-8 दिवस, ये लॉकडाउन संपू द्या। पिछले साल की तुलना में बीड में महिलाओं के साथ होने वाले वारदातों में बढ़ोतरी आई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2019 में बीड में जहां छेड़छाड़ के 181 मामले दर्ज हुए थे, तो वहीं जुलाई 2020 तक ये मामले बढ़कर 256 हो गए। 2019 में बलात्कार के कुल 65 मामले दर्ज हुए थे, जो जुलाई 2020 तक बढ़कर 106 हो गए। 2019 और 2020 में दहेज के कारण 9 महिलाओं ने आत्महत्या की। उत्पीड़न के 2019 में 95 मामले दर्ज किए गए थे। 2020 में जुलाई तक 266 मामले दर्ज किए गए। तो वहीं गैर इरादतन हत्या के जहां 2019 में 25 मामले थे, तो 2020 में जुलाई तक ये मामले बढ़कर 33 हो गए। जास्तीत जास्त प्रमाण तर हुंड्याच्या केसेसच आहे। दहेज में केवल गाड़ी और पैसे नहीं, दैनिक इस्तेमाल में आने वाला सामान, बच्चों के कपड़े, ये सारी चीजों की मांग भी लोग करते हैं। लड़की की आर्थिक जिम्मेदारी घर वाले नहीं लेते हैं। मुलांचा खर्च असेल तो तिला माहेरून घेऊन यायला सांगतात, म्हणजे तिची आर्थिक जबाबदारी सासरचे लोक स्वीकारत नाही। महाराष्ट्र सहित देश भर में ना जाने ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिन्हें हर रोज इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन की ओर से इनके लिए कई सारी योजनाओं की शुरुआत की जाती है, लेकिन ये योजनाएं केवल स्लोगन बनकर इस तरह से दीवारों पर लगाई जाती हैं, क्योंकि जो हकीकत है वो एक दूसरी दास्तां बयां करती है। बीड से मनोज सातपुते के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। आपको दिखाएंगे किस तरह से कोरोना काल में अब लुटेरे भी अपना रूप बदल रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के बाद लूटपाट कर रहे हैं। इन बदमाशों ने एक गहने की दुकान में करीब 40 लाख के गहने लूट लिए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बदमाश मास्क पहनकर दुकान में आए और फिर सैनिटाइजर लगाया, फिर पिस्तौल लहराई और गहनों के साथ कैश भी लूटकर पिस्तौल लहराते हुए फरार हो गए। दुकान के मालिक के मुताबिक 40 से 50 हजार रुपए और 700 ग्राम से ज्यादा सोने के जेवर वो लूट कर भाग गए। पुलिस अब बदमाशों की तलाश में है। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में कोविड किट घोटाला।
इधर उत्तर प्रदेश में कोविड किट घोटाला सामने आया है। सरकार ने घर घर कोरोना के सर्वे के लिए पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर खरीदने का जो आदेश दिया उसे तय कीमत से 5-5 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदा गया। ये आरोप खुद भाजपा के विधायक और पदाधिकारी लगा रहे हैं। 2 अफसरों को इस मामले में सस्पेंड किया गया है। देश पे किसी महामारी की ये सबसे बड़ी मुसीबत है जब 45 लाख से ज्यादा लोग इसके शिकार हो गए, 76,000 से ज्यादा मौत के मुंह में चले गए और करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई और करोड़ों के काम धंधे बंद हो गए। इस बीमारी के सर्वे के लिए यूपी सरकार ने जो ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर खरीदने कहा वो जिलों में 5-5 गुना महंगे दामों पे खरीदे गए। सुल्तानपुर के बीजेपी एमएलए देवमणि द्विवेदी ने सीएम को खत लिख के इस घोटाले की शिकायत की। यहाँ का और अब इस बहाने से जिलों में या पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर भी इस तरह की होगा जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट का ढोंगा लगा है उसको सबको फिर से रिफंड होना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी ये तो हमारी सरकार ही घोटालों और गुंडागर्दी के खिलाफ आई है, तो उसमें कोई टॉलरेंस तो है नहीं, जीरो टॉलरेंस की बात है। सुल्तानपुर के डीएम ने कहा कि उनके ऊपर एमएलए का भ्रष्टाचार का आरोप गलत है। माननीय विधायक ने कभी ना ही मुझसे बात की है या ना ही मेरे सीडीओ से कोई भी फैक्ट्स को वेरीफाई किए। बिना वेरीफाई करते हुए इस तरह के इतना बड़ा आरोप है, वो भी सीधे सीधे जिला प्रशासन की छवि खराब करने के उद्देश्य से किया लग रहा है और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ये पत्र आप सबको दिखा रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसे लेकर ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स की फोटो लगाकर महंगे दाम पे खरीदने पे सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि योगी जी कृपया ध्यान दें, ऑनलाइन खरीदने पे जो ऑक्सीमीटर की कीमत 800 रुपए और थर्मोमीटर की कीमत 1800 है, तो डीएम सुल्तानपुर ने 9,950 रुपए में कोविड सर्वे किट क्यों खरीदा? किसने कितनी दलाली खाई? कोरोना के नाम पे भ्रष्टाचार श्मशान में दलाली के समान है कि ये घोटाला कोई 1-2 जिलों तक सीमित नहीं है। कोरोना के महामारी के दौरान, कोरोना के संकट काल के दौरान ये घोटाला कहीं एक ग्राम पंचायत तक या एक ब्लॉक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये घोटाला योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। यूपी में घर घर कोरोना का सर्वे हो रहा है। हेल्थ वर्कर थर्मल स्कैनर से बुखार और पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल और नब्ज की रफ्तार देख रहे हैं ताकि कोरोना के लक्षण होने पे इलाज हो सके। यूपी में 1 लाख से ज्यादा गांव हैं। अगर ये घोटाला ज्यादा हुआ तो ये काफी बड़ा भी हो सकता है। सोनभद्र में बिचपाई गांव के प्रधान कहते हैं कि ये उपकरण उन्हें खरीदने थे, लेकिन जिला पंचायत राज अधिकारी ने 637 गाँव के लिए सारे उपकरण खुद सस्ते खरीद लिए। अब उन्हें कई गुना महंगे दाम पे खरीदने को दबाव डाल रहे हैं। बाराबंकी में अजगना के प्रधान ओम प्रकाश कहते हैं कि उन्हें तो अफसरों ने कोरोना की किट 11,000 में दी है। इसमें भ्रष्टाचार ये समझ में आ रहा है कि जब ये 2,500 से 3,000 के बीच मार्केट में है और ये 6,000 ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 637 ग्राम पंचायतें हैं यहाँ पे, अगर उसका दाम देख लिया जाए तो कम से कम 2 करोड़ रुपए के आसपास तो भ्रष्टाचार में जा ही रहा है। अब उसके बाद में उसका बिल जो था, वो बिल हमसे बताए कि 11,000 बनेगा, तो हम अपना डोंगल लगा दिए और एडीओ पंचायत और सचिव या जिसने जहाँ से लाया हमको प्राप्त किया, वो अपना वो पैसा निकाले। या कुछ के पैसा प्रधानों को नहीं मिला, किसी प्रधान को पैसा नहीं मिला। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोटाले के इन आरोपों पे एसआईटी की जांच बिठा दी है। इसकी जानकारी सीएम ऑफिस के ट्विटर पे भी दी गई है। इसके पहले आरोप लगे कि जिस कोरोना की किट का दाम सरकार ने 2,800 रुपए तय किया है, उसे सुल्तानपुर में 9,950 रुपए में, प्रतापगढ़ में 12,500 रुपए में, बिजनौर में 13,500 रुपए में, झांसी में 8,500 रुपए में, उन्नाव में 6,000 रुपए में, सहारनपुर में 4,190 रुपए में और गाजीपुर में 5,800 रुपए में खरीदा गया। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पे ट्वीट कर घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कोरोना किट खरीदने में घोटाला हुआ है। क्या पंचायत चुनाव के साल में जिले जिले वसूली केंद्र बना दिए गए हैं? पीपीई किट घोटाला, 69 के घोटाला, बिजली घोटाला, पहले घोटाला, फिर सख्ती का नाटक और फिर घोटाला दबाना। अजीब दास्तान है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। महामारी की दहशत के इस दौर में जब पता भी नहीं चल रहा है कि किसको कब कोरोना हो गया,
और कौन कब मर गया, इस तरह के घोटालों के लिए ही कहते हैं लाशों पे तिजारत करना। बाराबंकी में सरफराज, बिजनौर में जुबेर, सोनभद्र में प्रभात और सुल्तानपुर में अशोक के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं मौसम की। महाराष्ट्र के पुणे में आज कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक पुणे शिवाजी नगर इलाके में बारिश का अनुमान जताया है। वहीं गुजरात के वडोदरा में खूब बारिश देखने को मिली। जगह जगह से झमाझम बारिश की कई तस्वीरें सामने आईं। वहीं बेंगलुरु में भारी बारिश से स्थिति खराब होती दिखी। पानी भरने के बाद कई इलाकों से लोगों को निकाला गया। आज वहां रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।